नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस वीडियो लेक्चर में। और प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में अपन रीट के लिए जो साइंस है उसमें जीव विज्ञान का परिचय और सजीवों का जो वर्गीकरण है उससे संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी की किताबों पर बेस होंगे। कक्षा 6 से लेकर 12 तक की पुस्तकों पर आधारित ये प्रश्न रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा साथियों बताना चाहूँगा कि जो हमारा न्यू ऐप है वो लॉन्च हो चुका है, जो क्लास प्लस से हमने बनवाया है, जिसके ऊपर धीर सिंह सर और अजय चौधरी सर एप्लीकेशन चला रहे हैं, वहीं अब मैंने भी बनवा लिया है। और जो लास्ट ईयर के आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस थे साइंस के, है ना, उसके 57 वीडियोज़ वहाँ अवेलेबल हैं, प्लस आपके बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की पीडीएफ, है ना, वो भी वहाँ अवेलेबल है। मात्र 75 रुपीज़ में कोर्स आपके लिए वहाँ पर इस नए एप्लीकेशन में रहेगा। ठीक है, लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा प्राइस थी इसकी, इस बार कम कर दी गई है इसको। और पहले 500 स्टूडेंट्स को ये 75 रुपये में मात्र अवेलेबल रहेगा, उसके बाद में प्राइस बढ़ेगी। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एप्लीकेशन का, या आप आरपीएससी एग्ज़ाम्स विथ आकाश कटेवा लिखकर सर्च करिएगा प्ले स्टोर पर। और लोगो जो हमारा है साथियों, इस प्रकार का ये जो लोगो है उसके ऊपर न्यू नाम और लिखाएगा, है ना, न्यू लिखाएगा, तो न्यू वाला है वो आप डाउनलोड कीजिएगा, नया एप्लीकेशन, वहाँ आपको ये कोर्स मिलेगा। ठीक है, और आगे जितने भी कोर्स हम लोग जारी करेंगे वो उसी नए एप्लीकेशन पर साथियों रहेंगे। उस नए एप्लीकेशन में आप वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हो, स्पीड क्वालिटी घटा बढ़ा सकते हो, इसके अलावा पीडीएफ नोट्स के प्रिंट आउट भी आप डाउनलोड करके ले सकते हो। ठीक है, चलिए और स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। पहला आपका प्रश्न, और बताना चाहूँगा, देखिए साथियों, प्रश्नों का जो स्तर है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है इस सीरीज़ में। ठीक है, तो प्रश्न काफ़ी अच्छे स्तर के लिए जाएंगे। इसका कारण यही है कि कम प्रश्नों में आपका एक प्रकार से अच्छा रिवीजन हो जाए, इसलिए मैंने इस प्रकार के प्रश्न, मिलान वाले प्रश्न, है ना, और ये कुछ सत्य असत्य वाले प्रश्नों को शामिल करने की कोशिश की है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है। चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस यूट्यूब चैनल को आगे के वीडियोस प्राप्त करने के लिए। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, निम्न युग्मों में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एनसीईआरटी की कक्षा 8 की पुस्तक का चैप्टर 2 का ये प्रश्न है। ठीक है, थियोफ्रैक्टस वनस्पति विज्ञान के जनक, केरोलस लीनियस वर्गीकी विज्ञान के जनक, इवानोव्स्की विषाणु विज्ञान के जनक, और लुई पास्चर जीवाणु विज्ञान के जनक। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, सही सुमेलित है बिल्कुल। जो सही सुमेलित नहीं है वो देखना है, तो लुईस पास्चर यहाँ पर आपका उत्तर होगा, क्योंकि जीवाणु विज्ञान के जो जनक हैं सब लोगों को पता है कौन है, ल्यूवेनहोक हैं, बताया भी था मैंने, ल्यूवेनहोक हैं साथियों। इसके अलावा लुईस जो पास्चर हैं, है ना, इन्होंने किसकी खोज की थी? 1857 में इन्होंने, है ना, 1857 की क्रांति आप लोगों को पता है, तो 1857 ईस्वी में किण्वन की खोज, है ना, भारत में तो क्रांति हो रही थी और इन्होंने किसकी खोज की थी? लुई पास्चर ने किण्वन की खोज इन्होंने की थी। तो ऑप्शन आपका डी होगा, ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, पहला प्रश्न उम्मीद करूंगा आपको पसंद आया होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2, सूची 1 और 2 से सुमेलित करना है आपको, सूची 1 और 2 को। इधर वैज्ञानिकों के नाम है, इधर इनकी कार्यों और इनके द्वारा जो रचित पुस्तकें हैं वो दी गई हैं। चार्ल्स डार्विन 3 डोमेन प्रणाली, केरोलस लीनियस 5 जगत प्रणाली, कार्ल वोस द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, आर.एच. व्हिटेकर सिस्टेमा न्यूचेरी। तो देखिएगा, याद रखिएगा साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और इस प्रश्न का जो आंसर रहेगा वो देखिए आप सोच सकते हैं या सुमेलित करके देख सकते हैं आप। जो चार्ल्स डार्विन है, इन्होंने किताब लिखी थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, तो निश्चित ही जो ए का कनेक्शन होगा वो 3 से होगा, है ना। चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक लिखी थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, इसके अलावा जो सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक है वो है केरोलस लीनियस की। ठीक है, केरोलस लीनियस के द्वारा लिखी गई है, जिसमें इन्होंने द्विनाम पद्धति, है ना, को उदाहरण सहित अच्छे से समझाया है। केरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति को अच्छे से सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक में समझाया है। कार्ल वोस की जो पुस्तक है
वो है साथियों, सॉरी पुस्तक नहीं इनकी एक प्रणाली दी, इन्होंने एक प्रणाली दी 3 डोमेन प्रणाली, और R.H. व्हिटेकर ने पंच जगत प्रणाली आपको दी ही है। तो ये अपने लिए एक नया पॉइंट है कार्ल वोस का, इन्होंने 3 डोमेन प्रणाली विकसित की। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ए का संबंध 3 से, बी का संबंध 4 से, सी का संबंध 1 से और डी का संबंध 2 से। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आपका प्रश्न। R.H. व्हिटेकर द्वारा प्रयुक्त जीवधारियों के 5 जगत वर्गीकरण के आधार पर निम्न में से कौन से हैं। ठीक है, कोशिका का यूकेरियो, यानी कि उन्होंने कहा कि जो 5 जगत प्रणाली R.H. व्हिटेकर के द्वारा दी गई है उनका आधार क्या है, किस आधार पे वो दी गई है। ए, कोशिका का यूकेरियोटिक या प्रोकैरियोटिक होना, बी, जीवों में सर्म विभाजन का स्तर होना, और सी है जीवों का स्वपोषी या विषमपोषी होना, और डी होगा आपका उपयुक्त सभी। तो मित्रों देखिए, जो पंच जगत प्रणाली की अवधारणा जो दी गई है ना R.H. व्हिटेकर के द्वारा, उसमें उन्होंने इन तीनों आधारों पर ही वर्गीकरण किया है। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। ठीक है, तो R.H. व्हिटेकर ने कोशिका की जो संरचना होती है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, उसके आधार पे एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीवों के आधार पे, अंग स्तर पर, तंत्र स्तर पर, है ना, उत्तक स्तर पर, विभिन्नता के आधार पर, प्रजनन की विधियों के विभिन्नता के आधार पर, पोषण की विधियों की विभिन्नता के आधार पर, श्रम की विभिन्नता के आधार पर एक प्रकार से इन जीवों का वर्गीकरण किया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका उत्तर होगा साथियों। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा आंसर। अगला आपका प्रश्न है, किस आधार पर एक कोशिकीय होते हुए भी अमीबा को प्रोटिस्टा जगत का सदस्य जबकि राइजोबियम को मोनेरा जगत का सदस्य माना जाता है। ए, कोशिका भित्ति की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर, बी, पोषण की विधि के आधार पर, सी, केंद्रक की संरचना के आधार पर, और डी है जनन विधि के आधार पर। देखिए, कक्षा 11 की पुस्तक NCERT की चैप्टर 2 का ये प्रश्न है, लेकिन आप इसको बहुत आराम से कर सकते हो। देखिए, जो आपके यहाँ पर क्या बोला गया, देखिए, एक कोशिकीय होते हुए भी अमीबा को प्रोटिस्टा जगत का सदस्य माना, जबकि राइजोबियम भी एक कोशिकीय ही है ना, उसको माना है किसका, मोनेरा जगत का सदस्य। ऐसा क्यों है, देखिए, अमीबा एवं राइजोबियम जो है वो दोनों ही एक कोशिकीय जीव हैं। अमीबा यूकेरियोटिक है, जबकि आपका जो राइजोबियम है वो एक प्रोकैरियोटिक जो वो साथियों जीव रहेगा। ठीक है, तो राइजोबियम प्रोकैरियोटिक जीवाणु है और अमीबा आपका यूकेरियोटिक जीवाणु। यूकेरियोटिक का मतलब क्या है, देखिए, यूकेरियोटिक जीव होने का मतलब है जिसमें कोशिका झिल्ली युक्त सुविकसित केंद्रक एवं माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, आदि विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं, वो तो होते हैं आपके यूकेरियोटिक जीव। और प्रोकैरियोटिक कोशिकीय जीव कौन से होते हैं, जिनमें साथ जैसे राइजोबियम है, ये प्रोकैरियोटिक जीव है। इसमें जो कोशिका होती है उसमें जो केंद्रक होगा उसके बाहर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है और विकसित कोशिकांग भी नहीं पाए जाते हैं। तो राइजोबियम को मोनेरा जगत में इसलिए रखा गया है एक कोशिकीय होते हुए कि अमीबा और राइजोबियम दोनों एक कोशिकीय। अमीबा तो क्या है, यूकेरियोटिक है, और राइजोबियम क्या है, प्रोकैरियोटिक है, इसलिए इसको मोनेरा में रखा। अमीबा यूकेरियोटिक है, इसलिए इसको प्रोटिस्टा वर्ग में साथियों रखा गया है। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आप अच्छे से इसको समझे होंगे। अगला आपका प्रश्न है, तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या होगा, देखिए, केंद्रक की संरचना के आधार पर, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा सीधा सा। अगला आपका प्रश्न, मोनेरा जगत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए साथियों, अगर ये प्रश्न आपको कठिन लग रहे हैं या गलत हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आदत हो जाएगी आपको ऐसे प्रश्नों की, क्योंकि आगे जो 3rd ग्रेड का एग्जाम होगा, देखिए, रीट का एग्जाम आप सब लोग क्वालिफाई कर लोगे, 3rd ग्रेड का जो एग्जाम होगा वो RMSSB के द्वारा लिया जाएगा, जिसका पेपर का स्तर बहुत सरल भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा संभावना यही रहती है कि बहुत कठिन पेपर आता है। ठीक है, कठिन में भी बहुत कठिन उनका पेपर आ जाता है। तो हम इस प्रकार से प्रश्नों को तैयार करते चलेंगे कि हमें इस पैटर्न की आदत हो जाए और कोई भी समस्या अपने को प्रश्नों में नहीं आए, चाहे कैसा भी पेपर आपके सामने आ जाए। ठीक है, चलिए, और इसके अलावा आपका रिवीजन भी हो रहा है। तो 5वां प्रश्न आपके सामने, मोनेरा जगत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
इसमें एक कोशिकीय आदि में सर्वत्र व्यापी जीव सम्मिलित हैं। इसमें सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु विषाणु आदि सम्मिलित होते हैं। इसमें प्राय सभी जीवों में कोशिका भित्ति पाई जाती है किंतु केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। ठीक है, और उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा कि कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर देखिए बहुत आसान है, कौन सा कथन सत्य है ये बताना आपको, है ना। हाँ जी, तो देखिए मोनेरा जगत के बारे में अभी अभी मैंने आपको बताया। मोनेरा जगत के बारे में देखिए, राइजोबियम मोनेरा में होता है और ये प्रोकैरियोटिक होता है, यानी कि केंद्रक के बाहर केंद्रक झिल्ली नहीं होती, है ना। तो तीसरा जो पॉइंट है देखिए, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक कोशिकीय आदि में सर्वत्र व्यापी जीव सम्मिलित होते हैं, ये बात भी बिल्कुल ठीक है ना। लेकिन आपका जो दूसरा पॉइंट है ना, दूसरा पॉइंट, इसमें सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु विषाणु आदि आते हैं। तो जीवाणु ठीक है, लेकिन विषाणु, है ना, ये इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि सारे थोड़ी आएंगे भाई, सारे जीव थोड़ी आ सकते हैं इसमें भाई, सारे जीवाणु नहीं आएंगे, सारे विषाणु भी इसमें नहीं आएंगे। तो इसमें सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु विषाणु आदि पाए जाते हैं। तो ये दूसरा जो ऑप्शन है ये सही नहीं है, क्योंकि विषाणु जो है वो सजीव पोषी है, कोशिका के बाहर निर्जीव होने के कारण सजीव नहीं माने जाते हैं। ठीक है, विषाणु जो होते हैं वो, इनमें 5 जगत वर्गीकरण में भी कोई भी स्थान नहीं दिया गया है। इसमें जीवद्रव्य एवं जैविक उपापचय प्रक्रमों का अभाव होता है। किसमें? विषाणु में। भाई विषाणु को किसी पंच जगत में भी किसी भी एक प्रकार से वर्ग में इनको नहीं रखा गया है, वर्गीकरण में कोई स्थान इनको नहीं दिया गया है। तो मोनेरा जगत में अपन इनको शामिल नहीं मान सकते। हाँ, जीवाणु आते हैं, लेकिन सारे थोड़ी आएंगे, जीवाणु भी इसमें सारे नहीं आते। तो विषाणु जो है वो तो इसमें आते ही नहीं है। तो ऑप्शन 2 तो आपका बिल्कुल नहीं होगा, है ना। विषाणु को तो किसी भी जगत में नहीं रखा गया है। ठीक है, क्योंकि ये वैसे तो प्रकृति में निर्जीव और किसी शरीर में जाते ही सजीव हो जाते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो सही होगा वो 1 और 3 कथन सत्य है वो बताने हैं आपको। तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है, माइकोप्लाज्मा एवं मिथेनोजन बैक्टीरिया में निम्न में से क्या एक समानता है? ए, कोशिका भित्ति की उपस्थिति, अवायवीय श्वसन की उपस्थिति, पोषण की विधि और कसाभिकी की उपस्थिति। देखिएगा साथियों, यहाँ पर आपका प्रश्न है, माइकोप्लाज्मा एवं मिथेनोजन बैक्टीरिया में निम्न में से एक क्या समानता है? तो देखिए दोनों में ही, है ना, दोनों में ही आपके अवायवीय श्वसन की उपस्थिति होती है। माइकोप्लाज्मा एवं मिथेनोजन बैक्टीरिया में यह समानता, दोनों, एक बात तो ये कि दोनों बैक्टीरिया, है ना, दोनों में अवायवीय श्वसन होता है, अर्थात ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ये होता है अवायवीय श्वसन, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा ये ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं या करते हैं। माइकोप्लाज्मा एवं जो मिथेनोजन जीवाणु है, दोनों में ही कसाभिकाएं नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा साथियों आपके माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जबकि मिथेनोजन जीवाणु में जो आपकी कोशिका भित्ति है वो उपस्थित होती है। तो इसके आधार पर तो हम इनको अलग अलग नहीं कर सकते, है ना। समानता क्या है इनमें? अवायवीय श्वसन की उपस्थिति दोनों में ही होती है। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, क्योंकि कोशिका भित्ति जो है वो आपकी माइकोप्लाज्मा में तो नहीं पाई जाती, जबकि मिथेनोजन बैक्टीरिया में पाई जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। कसाभिकाओं की बात की जाए तो मिथेनोजन में ये कसाभिकाएँ नहीं पाई जाती और माइकोप्लाज्मा में माइकोप्लाज्मा में भी ये नहीं पाई जाती साथियों, लेकिन ऑप्शन बी इसका रहेगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। निम्न कथन ए व कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, मिथेनोजन जीवाणु का उपयोग गोबर से बायोगैस बनाने में किया जाता है। कारण आर, यह है आर्की बैक्टीरिया वायवीय परिस्थिति में मीथेन गैस उत्पन्न करता है। देखिए आर्की बैक्टीरिया, ये एक मिथेनोजन के लिए बोला गया कि ये एक आर्की बैक्टीरिया है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन देखिए, और इसके अलावा मिथेनोजन जीवाणु का उपयोग गोबर से बायोगैस बनाने में उपयोग किया जाता है, बिल्कुल ये कथन भी बिल्कुल सही है। लेकिन साथियों ये वायवीय परिस्थितियों में नहीं होता, ये अवायवीय परिस्थितियों में, है ना। पिछले प्रश्न में हमने देखा अवायवीय श्वसन
की उपस्थिति में ऊर्जा का निर्माण ये करते हैं। तो आर आपका गलत है, कथन ए सही है। तो ए तो सही है, आर गलत है, ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा साथियों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न, जीवाणुओं के महत्व के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का लास्ट में अपने को चयन करके बताना है। जीवाणुओं के महत्व के आधार पर, एक, यह अपघटक होने के कारण पर्यावरण के शुद्धिकरण में अपना योगदान देते हैं और पर्यावरण में पोषक तत्वों के चक्रण को भी सुनिश्चित करते हैं। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, यह भोजन के सड़ने से लेकर जंतुओं, पादपों एवं मानवों में अनेक रोग उत्पन्न करते हैं तथा कभी कभी भूमि को बंजर भी करते हैं। तो ये एक पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तो एक और दो दोनों ही सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर जो वो हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से जीवाणुओं के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? एक, यह स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एवं एरिथ्रोमाइसिन जैसे प्रतिजैविकों का निर्माण नहीं करते हैं। दो, यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा कृषि हेतु मृदा की उर्वरता बढ़ाते हैं। यह तो पॉइंट सही है। फिर यह दही एवं योगर्ट के निर्माण से लेकर सिरका का भी निर्माण करते हैं। यह भी सही है भाई। यीस्ट नामक जो सूक्ष्म जीव उनका उपयोग हम करते हैं इस चीज़ में। और दही में आपका बैक्टीरियल जो जीवाणु माइकोबैक्टीरियल जीवाणु जो वो पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो एक है ना, उसमें मेरे हिसाब से ये नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए पूछा आपने को जो सही कथन है वो आपको बताना है, असत्य कथन आपको बताना है। ठीक है, असत्य कथन में देखिए दही और योगर्ट के निर्माण से लेकर सिरका का निर्माण भी करते हैं। तो दही में तो आपका जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है ना, लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो पाए जाते हैं साथियों, तो लैक्टोबैसिलस आ जाएगा इसमें। तो ये तो ऑप्शन सही है, ये तो असत्य नहीं है। फिर यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये भी सही है। तो ऑप्शन एक ही सही होगा यहाँ पर, असत्य कथन है। क्यों असत्य? देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन जैसे प्रतिजैविक औषधियों का निर्माण जो साथियों किया जाता है किसके द्वारा? आपके जीवाणुओं के द्वारा, जबकि यहाँ पर बोला है निर्माण नहीं किया जाता। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन एक, यानी कि केवल एक, है ना, ये असत्य है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। ए वाला जो एक कथन नंबर एक है वो बिल्कुल असत्य कथन है, क्योंकि जीवाणुओं से जो प्रतिजैविक का निर्माण स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गई, टेट्रामाइसिन है, एरिथ्रोमाइसिन जैसे प्रतिजैविक जो जीवाणु द्वारा बनाए जा सकते हैं, लेकिन है ना यहाँ पर बोला गया है नहीं बनाए जा सकते, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, केवल एक। ठीक है, ये दही के लिए मैंने पहले कुछ और बोल दिया, शायद माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। दही में लैक्टोबैसिलस जीवाणु आपका पाया जाता है। ठीक है, और योगर्ट के निर्माण के लिए लैक्टिक अम्ल जैसे कार्बनिक अम्लों का भी उत्पादन जो साथियों करने में जीवाणु एक प्रकार से सहायक हैं। ठीक है, और इसी प्रकार जैसे सिरका के लिए तो एसिटोबैक्टर जीवाणु है ना, सिरका या एसिटिक अम्ल का उत्पादन जो वो करते हैं, तो सिरका के निर्माण में भी सहायक है, जिसमें सिरका के निर्माण के लिए एसिटोबैक्टर जीवाणु सिरका या एसिटिक अम्ल का उत्पादन साथियों करते ही हैं, है ना। तो ऑप्शन 3 आपका ठीक है, 2 भी सही है, लेकिन पहले वाला जो कथन है वो बिल्कुल असत्य कथन है। अगला आपका प्रश्न देखिए, प्रोटिस्टा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक, इनमें एकोशिकीय, कवकसम, पादपसम एवं प्राणीसम जीव आते हैं जो केंद्रक युक्त होते हैं। दूसरा, समुद्र में दिखाई देने वाले लाल जल तरंग का कारण डायनोफ्लेजिलेट होते हैं। 3, सीलिया युक्त डाइटम, युगलिना, पैरामीशियम आदि इस जगत के प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है, अब आपको सत्य कथन यहाँ पे बताना है प्रोटिस्टा के संदर्भ में। ठीक है, तो प्रोटिस्टा जगत के संदर्भ में ये पूछा है, तो उपयुक्त सभी यहाँ पर आपका उत्तर होगा, सारे कथन बिल्कुल सही है ना। प्रोटिस्टा जगत के लिए इसमें एक कोशिकीय, कवकसम, पादपसम, कवकसम मतलब कवक के समान संरचना वाले, पादप के समान संरचना वाले, प्राणीसम जीव आते हैं जो केंद्रक युक्त होते हैं। इसके अलावा समुद्र में जो दिखाई देने वाली जो लाल जंग तरंग का जो कारण है ना, वो डायनोफ्लेजिलेट होते हैं। इसके अलावा सीलिया युक्त डाइटम, युगलिना, पैरामीशियम आदि भी इस जगत के सदस्य साथी होते हैं। तो ऑप्शन आपका डी जो है वो यहाँ पर सही उत्तर रहेगा।
अगला प्रश्न है, निम्न में से असंगत युग्म है। ठीक है, यहाँ पे कोशिकांग दे रखे हैं आपको, इधर आपके प्राणी दे रखे हैं साथियों। आपको क्या करना है, इसमें असंगत कथन बताना है, असंगत बताना है कि कौन सा असंगत है। तो देखिए ऑप्शन डी यहाँ पर आपका उत्तर होगा। थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाएगा वीडियो में, इसलिए सारे ऑप्शन नहीं बोल रहा हूँ आपके सामने। कोशिका भित्ति प्लाज्मोडियम, है ना, ये बिल्कुल असंगत है, क्योंकि प्लाज्मोडियम एक प्राणीसम प्रोटिस्टा या प्रोटोजोन जीव है जो कोशिका भित्ति रहित होता है। इसमें कोशिका भित्ति साथियों नहीं पाई जाती है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। फिर है, निम्न में से किस एक कोशिकीय जीव में दो केंद्रक पाए जाते हैं। तो साथियों वो आपका पैरामीशियम, पैरामीशियम में एक ऐसा एक कोशिकीय जीव है जिसमें दो केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें एक बड़ा और दूसरा छोटा यानी सूक्ष्म केंद्रक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका उत्तर होगा। अगला आपका प्रश्न, कवकों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। कवकों के संदर्भ में असत्य कथन आपको बताना है। देखिए पहला कथन है, यह साइनोबैक्टीरिया के साथ लाइकेन के रूप में सहजीवी के संबंध बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है ये तो। फिर ये पोषण के आधार पर मर्तोपजीवी और परजीवी, मर्तोपजीवी या परजीवी एक ही बात है, होते हैं। बिल्कुल सही है ये भी। फिर है, इन बहुकोशिकीय जीवों में म्यूरिन द्वारा निर्मित कवक जाल पाए जाते हैं। म्यूरिन द्वारा निर्मित कवक जाल साथियों नहीं पाए जाते हैं इनमें, है ना। इनमें कौन से पाए जाएंगे साथियों, म्यूरिन, एक मिनट, म्यूरिन द्वारा निर्मित कवक जाल पाए जाते हैं। अपने को पूछा असत्य कथन बताना है। ठीक है, तो ये जो जीव होते हैं, कवक जो होते हैं, इनके साथियों कोशिका भित्ति का निर्माण मैंने आपको बताया भी था शायद, ये काइटिन के द्वारा होता है। काइटिन नामक पॉलीसेकेराइड से होता है, जबकि यहाँ म्यूरिन दे रखा है, तो म्यूरिन नहीं होगा, काइटिन होगा साथियों, है ना। तो ऑप्शन आपका जो 3 है, वो कथन जो 3 है वो असत्य कथन है, इसलिए ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, कवकों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कायिक जनन, खंडन विखंडन मुकुलन एवं जीवाणु द्वारा होता है। 2, कवक मूल पाइनस की जड़ में कवकों के सहजीवन का प्रमाण है। 3, यह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा वर्ष 1939 में खोजे गए प्रथम प्रतिजैविक का स्रोत है। अब देखिए पहला और दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है, लेकिन तीसरा कथन सही नहीं है, क्योंकि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में, है ना, खोजा था प्रतिजैविक पेनिसिलियम नामक कवक से। ठीक है, तो 1929 है। हालांकि ऐसे सन के डेट के ऊपर आधारित प्रश्न तो नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी साथियों थोड़ा सा आपका रिवीजन तो हो ही गया इससे। तो यहाँ पर आपका जो कथन होगा, जो सही कथन है वो बताना, तो 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका उत्तर जो वो साथियों इसमें रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, पौधों में होने वाले अधिकांश रोग जैसे गेहूं में रस्ट रोग, पाउडरी मिडर्यू रोग और ब्लाइट रोग, इसके अलावा जो वो साथियों इसके कारण आप बताने हैं, इसका कारण क्या है ना। जो पौधों में होने वाले अधिकांश रोग जैसे गेहूं का रस्ट रोग है, पाउडरी मिल्ड्यू रोग है, ब्लाइट रोग है, इसका कारण क्या है। जीवाणु है, विषाणु है, कवक या परजीवी है। तो ये सब लोग जानते हैं, कवक इसका कारण है। ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। फिर है, यीस्ट जैसे सेक्रोमाइसीज सेरेविसी भी कहते हैं, है ना। यीस्ट जिसे सेक्रोमाइसीज सेरेविसी भी कहते हैं, शराब उद्योग एवं बेकरी उद्योग में औद्योगिक स्तर पर प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि यह CO2 मुक्त करता है, O2 विहीन वातावरण में भी कार्य करता है, कच्चे माल को सड़ाता एवं अपघटित करता है, O2 विहीन वातावरण में किण्वन करता है। तो मित्रों इसका उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का आपका आंसर होगा O2 विहीन वातावरण में किण्वन का कार्य ये साथियों करता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका उत्तर होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, नीचे सूची 1 में दिए गए वैज्ञानिकों को सूची 2 में दिए गए उनके कार्यों से संबंधित करना है। देखिए लुई पास्चर, अभी मैंने आपको बताया था पहले ही प्रश्न में, किण्वन से संबंधित हैं। इसके अलावा विषाणु से संबंधित और जीवाणु से संबंधित सीधा सीधा A.V. ल्यूवेनहोक है। ठीक है, अब यहाँ पे W.M. स्टानले किससे संबंधित हैं, W.M. स्टानले। तो साथियों W.M. स्टानले जो हैं
वो आपके संबंधित हैं विषाणु के क्रिस्टलीकरण से। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। WM स्टानले ने सर्वप्रथम विषाणु का क्रिस्टलीकरण किया, इससे विषाणु का निर्जीव होना सिद्ध हुआ था साथियों। ठीक है, इसलिए सी का संबंध तीसरा जो ऑप्शन है विषाणु का क्रिस्टलीकरण उससे होगा। ये कक्षा 8 की किताब में, एनसीईआरटी की बुक में नया पॉइंट आप लोगों के लिए लिख सकते हैं। इसके अलावा टीओडाइनर है ना, टीओडाइनर का संबंध किससे होगा? वायरोइड से। अब वायरोइड क्या होते हैं साथियों? वायरोइड को सबसे छोटे ज्ञात संक्रामक कारक के रूप में बताया गया है। ठीक है, वायरस के समान ही होते हैं ये साथियों एक प्रकार से। और वायरोइड में आरएनए तथा प्रोटीन आवरण का बिल्कुल अभाव होता है। आरएनए और प्रोटीन आवरण इनमें वायरोइड में नहीं पाया जाता। तो डी का संबंध होगा वायराइड से। तो इस प्रकार से ए में 2, बी में आपका 4, सी में 3 और डी में आपका 1 आएगा। और ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही उत्तर साथियों यहाँ पर रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। पादपों के संदर्भ में, है ना, पादपों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ये स्थानबद्ध स्वपोषी प्रकाश संश्लेषी यूकेरियोटिक एवं बहुकोशी के जीव हैं। तो देखिए पादप जो होते हैं वो बहुकोशी के जीव तो नहीं, सीधी सी बात है ये तो, है ना। तो आपको बताना क्या? असत्य कथन बताना। तो ये यूकेरियोटिक भी होते हैं, बिल्कुल केंद्रक विकसित पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं, स्वपोषी भी होते हैं पादप। तो ये पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही है। फिर है इनमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है जो इनके हरे रंग एवं स्वपोषी होने का कारण है, ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है। तो असत्य कथन बताना था आपको, तो सीधा ही है, ऑप्शन 3 ही हो जाएगा फिर इसका, है ना। असत्य है क्योंकि इसमें देखिए इसमें सेलुलोज द्वारा निर्मित मर्त कोशिका भित्ति एवं ये तो कोशिका भित्ति पाई जाती है एवं जीव द्रव्य के 20 से 40% भाग में फैली रसदानी पाई जाती है। देखिए 20 से 40% में रसदानी नहीं, है ना। इसमें रसदानी जो है वो 70 से 90% हिस्से में पाई जाती है साथियों। कोशिका का जो पूरा जो कोशिका होती है उसमें 70 से लेकर 90% में आपका जो रसधानी है, जिसको अपन रिक्तिका कह सकते हैं ना, वो पाई जाती है। बहुत बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं होती हैं, इसी वजह से इनका केंद्रक भी क्या परिधि की तरफ होता है ना। तो 20 से 40% भाग पर नहीं, 70 से 90% भाग में पाई जाती हैं। तो एक बड़ा हिस्सा कवर करती हैं। तो ये परसेंटेज यहाँ पे गलत दिया गया है, कक्षा 9 की पुस्तक से उठाया गया प्रश्न है। ठीक है, और ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर? ये ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। केवल 1 मिनट, सॉरी, केवल 3 गलत है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही उत्तर साथियों इसका हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है, निम्न युग्मों में कौन सा युग्म असंगत है? लैक्टोबैसिलस, दही जमाने वाला जीवाणु, बिल्कुल सही बात है। स्पाइरोगाइरा, तंतुमय शैवाल, ये भी बिल्कुल सही है, तंतुमय शैवाल ही है। राइजोप्स एक मर्तोपजीवी कवक है, बिल्कुल सही पॉइंट है ये भी। तो वोल्वॉक्स जो कसाबी के प्रोटोजोवन या प्रोटिस्टा वर्ग में अपन माने, तो वोल्वॉक्स जो साथियों प्रोटोजोवन नहीं है ना। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। वोल्वॉक्स जो है साथियों, वोल्वॉक्स क्लोरोफाइसी वर्ग का हरे रंग का निवही शैवाल है। ठीक है, इसमें हरित लवक में मुख्य वर्णक पर्णहरित ए बी आपके आएंगे। ठीक है, और कैरोटिनॉइड भी इसमें पाए जाते हैं वोल्वॉक्स में। इसमें कसाबिकाएँ उपस्थित होती हैं। कसाबिकाएँ प्रोटोअनल युगलिना को कहा जाता है। ठीक है, तो वोल्वॉक्स जो साथियों ऑप्शन आपका कसाबिक प्रोटोअन एक प्रकार से इसमें नहीं माना जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर साथियों यहाँ पर रहेगा। इसके आपस में सही इनका संगत युग्म नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका उत्तर जो वो रहेगा। ठीक है, इसके अलावा देखें अपने प्रश्न अगला। तो पादप जगत के प्रथम प्रभाग थेलोफाइटा या शैवाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? एक ये पूर्णतः जलीय एवं अविभेदित पादप है, तो देखिए सही नहीं है वो बताना है। तो शैवाल जो होते हैं ना, शैवाल वो बिल्कुल पूर्णतः जलीय ही होते हैं साथियों, इसमें कोई बात नहीं है, अविभेदित पादप होते हैं। तो ऑप्शन आपका एक, तो जो कथन एक है वो सही कथन आपका, गलत नहीं है। अपने को गलत कथन चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। फिर है ये पादप वर्णकों की उपस्थिति के आधार पर लाल, पीले, हरे रंग के होते हैं, बिल्कुल सही बात है। जैसा वर्णक होगा वैसे ही साथियों रंग का ये हो जाएगा। ठीक है, तो शैवाल पादप वर्णकों के प्रकारों के आधार पर हरे रंग के भी होते हैं, भूरे रंग के भी होते हैं, लाल रंग के भी होते हैं, है ना, और पीले रंग के भी होते हैं।
तो निश्चित तौर पे ये कथन भी आपका सही है। अगला है यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, अल्वा, रिक्सिया आदि कुछ प्रमुख शैवालों के नाम हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप अगर ध्यान देंगे तो देखिए थैलोफाइटा समूह में आते हैं शैवाल, है ना, लेकिन जो रिक्सिया है, मैंने आपको लिखवाया भी था नोट्स में, रिक्सिया ब्रायोफाइटा में आता है। इसके अलावा यूलोथ्रिक्स हुआ, अल्वा हुआ, आपका क्लेडोफोरा हुआ, ये शैवाल में ही आएंगे, ये तो शैवाल में आएंगे तीनों, लेकिन रिक्सिया जो है वो साथियों शैवाल में नहीं आता, है ना, थैलोफाइटा में नहीं आता, वो ब्रायोफाइटा में आता है। तो कथन 3 यहाँ पर बिल्कुल गलत है, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही होगा, केवल 3। ये तीसरा जो कथन है वो गलत है, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से साथियों ये वीडियो यहाँ पर संपन्न होता है। 20 प्रश्न आपको इस वीडियो में मैंने करवाए हैं। उम्मीद करूँगा 20 में से आपके 15 प्रश्न तो बिल्कुल सही हुए होंगे। 15 प्रश्न अगर आपके सही हुए हैं तो आप यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। 10 प्रश्न सही हुए हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है, और अच्छा उसको आपको करना है। ठीक है, तो नए एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा। आगे जितने भी अपने कोर्स लॉन्च होंगे वो नए एप्लीकेशन पर ही लॉन्च होंगे। पुराने एप्लीकेशन पर अभी के लिए जो कोर्स अवेलेबल थे वो हैं, लेकिन फिर भी कहूँगा कि आप नए पर ही लें अगर अभी तक आपने कोर्स नहीं लिया है। और इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ हमारी पुराने ऐप पर एक बार चलती रहेंगी। नया कोर्स जो भी आएगा उसकी टेस्ट सीरीज़ भी नए ऐप पर ही होंगी, बट पुरानी जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो वहीं एक बार चलती रहेंगी, बाद में उनको शिफ्ट किया जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।